वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम द टावर, जो कि लिखी गई है W.B. यीट्स के द्वारा। पूरा नाम है इनका विलियम बटलर यीट्स। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 जून 1865 आयरलैंड में, और डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 फ्रांस में। ये एक आयरिश पोइट रहे हैं और साथ ही साथ 20वीं शताब्दी के जो भी फॉरेमोस्ट फिगर, मतलब जो भी मेन पोइट थे, उनमें से एक थे साहित्य के या लिटरेचर के। और इन्हें 1923 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है साहित्य के लिए। ये जो पोएम है द टावर, ये जिस कलेक्शन से लिए गई है उसका नाम भी द टावर है, और उसकी ये सेकंड पोएम है। उसमें और भी पोएम है, और ये 1928 में आया था कलेक्शन। जो पॉइंट है वो डिक्राइज करता है, निंदा करता है एक एब्सर्डिटी, मतलब बेतुकेपन की, जो कि कॉन्ट्रास्ट लिए हुए, विरोधाभास को लिए हुए दो चीज़ों के बीच में है, उसकी ओल्ड बॉडी और यंग स्पिरिट के बीच में। एग्जाम्पल के लिए जो पॉइंट है वो दिन पर दिन ओल्ड या बूढ़ा तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके जो पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत और पॉलिटिकल, राजनीतिक जो पैशन या फिर जुनून है वो मजबूत होते जा रहे हैं। यीट्स की पर्सनल पोएम में से जो द टावर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, प्रभावशाली और सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण कविता है। पोएम जो है वो एक्सप्रेस करती है ओल्ड एज में जो फ्रस्ट्रेशन या फिर हताशा या कुंठा जो व्यक्ति के मन में आ जाती है, उसके हॉनेस्ट स्टेटमेंट को या फिर ईमानदारी के बयान को। इस तरीके से पोएम की जो थीम निकल कर आती है, पहली तो है ओल्ड एज या फिर वृद्धावस्था, दूसरी है फेलियर इन लव एंड द रिजेक्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब प्रेम में असफलता और जो उसके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, अमूर्त जो विचार हैं, उनको रिजेक्ट करना या फिर अस्वीकार करना। ये जो टाइटल द टावर है वो रेफर है एक प्राचीन स्टोन टावर को, जो कि वेस्टर्न आयरलैंड में था, और इसका नाम है थोर वैली, जो कि W.B. यीट्स ने 1915 में परचेज किया था। ये पोएम 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, और जो पहला सेक्शन है वो सबसे स्मॉल है, और हम उसी का एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं पोएम को। What shall I do with this absurdity, O heart, O troubled heart? तो एक तरफ तो जो पॉइंट है वो बूढ़ा होता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो उसके पॉलिटिकल और जो पर्सनल थॉट्स हैं, विचार हैं, वो मजबूत होते जा रहे हैं। तो वो कह रहा है अपने हृदय से, ओ हर्ट, ओ ट्रबल्ड हर्ट, मतलब उसके मन में बहुत सारी परेशानी है, और वो कहना चाह रहा है कि मुझे इस एब्सर्डिटी या फिर इस बेतुकेपन के साथ क्या करना चाहिए। दिस कैरिकेचर डेक्रेपिट एज दैट हैज़ बीन टाइड टू मी एज टू ए डॉग्स टेल। वो अपनी इस ओल्ड एज को कैरिकेचर, मतलब एक व्यंग के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि ये जो बढ़ती उम्र है वो उन्हें कुछ दे नहीं रही है। तो ये एक काइंड ऑफ मॉकरी या फिर व्यंग की तरह है उनके लिए। ये जो डेक्रेपिट एज है, जो जर्जर अवस्था है मेरी, वो उसी तरीके से है जैसे किसी कुत्ते की पूंछ में किसी मिस्चीवियस चाइल्ड ने, एक शरारती बच्चे ने एक कपड़े को बांध दिया हो उसकी पूंछ से, और तब वो परेशान रहता है। उसी तरीके से जो पॉइंट है उसकी लाइफ से इस अवस्था को, इस उम्र को बांध दिया गया है, जो उसे कुछ नहीं दे रही सिवाय एक और या अजीब एक्सपीरियंस के। नेवर हैड आई मोर एक्साइटेड, पैशनेट, फैंटेस्टिकल इमेजिनेशन, नॉर एन ईयर एंड आई दैट मोर एक्सपेक्टेड द इम्पॉसिबल। मेरे पास कभी भी अधिक एक्साइटेड, उत्साहित, पैशनेट, भावुक और फैंटेस्टिकल, मतलब कल्पनाशील जो चीज़ें थी वो नहीं रही थी। ना कान, ना ही आँखें, मतलब सेंसेस से है जो अब अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार से वो बेहतरीन चीज़ों को सोचने में असक्षम था, और जो चीज़ें अब एक्सपेक्टेड भी थीं, जो की जा सकती थी, वो भी अब असंभव है, क्योंकि एक तरफ तो उसका शरीर बूढ़ा होता चला जा रहा है और उसके जो विचार हैं वो नवीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। नो, नॉट इन बॉयहुड वैन विद रॉड एंड फ्लाई और द हम्बलर वॉर्म आई क्लाइंब बैन बुलबैंस बक। अब वो अपने लड़कपन के या बचपन के दिनों के बारे में बता रहा है कि तब ऐसी सिचुएशन नहीं हुआ करती थी मेरी, जब मैं बिंदास होकर या बिना फिक्र के रॉड एंड फ्लाई, मतलब भाग दौड़ किया करता था, और कभी हम्बलर वॉर्म, मतलब नॉट प्राउड और नॉट एरोगेंट, मतलब विनम्रता के भाव के साथ रेंग रेंग कर बिल्कुल धीरे धीरे क्लाइंब या चढ़ा करता था बैन बुलबेंस के बैक पर। बैन बुलबिन एक लार्ज फ्लैट टॉप्ड रॉक है
ये डार्टी माउंटेन्स का एक पार्ट है जो कि आयरलैंड में सिचुएटेड है। इसे यीट्स कंट्री भी बोलते हैं क्योंकि यीट्स ने अपना बचपन यहाँ पर स्पेंड किया था। तो इस पर्वत पर कभी वो बहुत तेज़ स्पीड से चढ़ते थे, कभी धीरे भी। एंड हैड द लाइव लॉन्ग समर डे टू स्पेंड। तो इसी तरीके से इन एक्टिविटीज़ के साथ मेरे पास जो गर्मियों का लंबा दिन हुआ करता था वो बिताने के लिए या स्पेंड करने के लिए होता था। इट सीम्स दैट आई मस्ट बिड द म्यूज गो बैक, चूज प्लेटो एंड प्लॉटिनस फॉर ए फ्रेंड। तो पोइट का मानना है कि उसे काव्य की जो प्रतिभा है उसको बचाने या डिफेंड करने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए उसे प्लेटो के जो अमूर्त विचार हैं या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, प्लेटो के द्वारा जो रिप्रेजेंट किए गए हैं थ्योरीज़ के माध्यम से, उनका फेवर करना चाहिए। Until imagination, ear and eye can be contained with argument and deal in abstract things। तो पोइट ने ग्रीक फिलोसफर प्लेटो के जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में जो थॉट्स या बिलीव्स है उनका फेवर किया है। ईयर और आई मतलब जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनको कंटेंट किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है किसी आर्गुमेंट और डील मतलब किसी समझौते के सहारे। एब्स्ट्रैक्ट थिंग मतलब अमूर्त चीज के रूप में। और भी डिराइव्ड बाय ए सॉर्ट ऑफ बैटर्ड केटल एट द हील। तो पहला तो पॉइंट ने बता दिया कि जो ईयर एंड आई है, जो सेंसेस है, उन्हें किसी समझौते के सहारे समझाया जा सकता है अगर ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मतलब अमूर्त रूप में हो, और दूसरे रूप में हो तो इसको डिराइडेड मतलब मजाक भी उड़ाया जा सकता है। बैटर्ड केटल मतलब क्षतिग्रस्त केटल। केटल जो है वो एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। जैसे उसने डॉग का एग्जाम्पल दिया था, उसकी पूंछ पर जो पट्टी बंधी हुई है उसके कारण उसे असुविधा हो रही थी, ऐसे ही उसे अपनी बैटर्ड मतलब क्षतिग्रस्त एडी के कारण असुविधा हो रही है। इस तरीके से पोइट ने अमूर्त और मूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं और जो कॉन्क्रीट थिंग्स हैं उन दोनों ही फॉर्म्स को दिखाया है। तो इन दोनों को समझ लेते हैं। तो अमूर्त चीज़ें जो होती हैं वो कल्पनाशील होती हैं और पोइट इन्हीं चीज़ों का फेवर करता है। जैसे कि पोइट्री है, हम इसे देख नहीं सकते लेकिन ये हमेशा के लिए अमर है। और दूसरी तरफ जो मूर्त चीज़ें हैं, जो कॉन्क्रीट हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं, हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे पोइट की जो ओल्ड एज है उसको कॉन्क्रीट थिंग्स में गिना जा सकता है। तो इस तरीके से पोइट का जो झुकाव है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स या फिर अमूर्त चीज़ों के प्रति है, उसका वो फेवर करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्क्रीट थिंग्स हैं, जो उसकी ओल्ड एज है, उसको उसने डेक्रेपिट या फिर जर्जर बताया है क्योंकि अभी इस अवस्था में वो पहले की तरह कार्य करने में सक्षम नहीं है। प्लूटो जो थे वो ग्रीक फिलोसफर थे और उनके जो थॉट्स या बिलीव्स थे वो ये थे कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं, जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेस मतलब अंतरिक्ष या टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, मौजूद नहीं होती और पूरी तरीके से नॉन फिजिकल या फिर गैर भौतिक होती हैं। तो ये था पोएम के फर्स्ट सेक्शन का एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।